दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th पॉपुलेशन कंपोजिशन जनसंख्या संगठक। तो सबसे हम पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ पॉपुलेशन डिस्टिंग्विश, अर्थात लोगों को किस आधार पर पृथक किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी 5 मेथड्स हैं। पहली हमारी एज, उम्र के हिसाब से क्या हम लोगों को बांटकर उनका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ये मेथड किसकी है दोस्तों? स्टडीज की, पॉपुलेशन की इजीली स्टडीज करने के लिए हम क्या करते हैं? मेथड ऑफ सेपरेशन या मेथड ऑफ डिस्टिंग्विश का यूज करते हैं। ठीक है, जनसंख्या को पृथक करके ही हम जनसंख्या का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो पहली मेथड है हमारी एज, उम्र डिस्टिंग्विश की। ठीक है, उम्र के हिसाब से हम लोगों को बांट देंगे, उनका इजीली अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी मेथड है हमारी सेक्स, लिंग के आधार पर हम लोगों को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश या पृथक करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। थर्ड है हमारी प्लेस ऑफ रेसिडेंस, लोगों के निवास स्थल के अनुसार भी हम जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑक्यूपेशन, अर्थात लोग किस कार्य में लगे हुए हैं उस हिसाब से भी लोगों की जनसंख्या का अध्ययन किया जा सकता है। और फिफ्थ है हमारा एजुकेशन, एजुकेशन के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं? लोगों का इजीली अध्ययन कर सकते हैं। और सिक्स्थ है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अर्थात जीवन प्रत्याशा, कि लोग कितना ज्यादा जी रहे हैं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रकार से लोगों के अध्ययन के लिए हम सच टाइप ऑफ मेथड्स या इस तरह की विधियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आसानी से वहां की जनसंख्या का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा कि सेक्स कंपोजिशन या लिंग संगठन क्या होता है। ठीक है, सेक्स कंपोजिशन या लिंग संगठन क्या होता है? तो याद रखिए दोस्तों, जो सेक्स कंपोजिशन है या लिंग संगठन है वो एक्चुअली क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, क्या है? जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का अनुपात है। इट इज अ रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। क्लियर? तो देखिए, जो बाहर देशों में, जो बाहरी मतलब अदर कंट्रीज है, यूएसए वगैरह, वहां पर जो मेथड यूज की जाती है लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो की, वो है कि उसमें हम क्या करते हैं कि नीचे लिखते हैं हम फीमेल्स और ऊपर लिखते हैं हम मेल्स और इंटू 1000 कर देते हैं, अर्थात 1000 फीमेल्स में कितने मेल हैं। वहीं भारत जैसे पर्सपेक्टिव में, भारत, बांग्लादेश जो हमारे ये विकसित देश हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा बदल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम पुरुषों को नीचे ले लेते हैं, पुरुष, और ऊपर लेते हैं स्त्रियां और इंटू करके 1000। तो याद रखिए, जो लिंग अनुपात है वो पर 1000 महिलाओं में कितने पुरुष हैं, ये बाहर कंट्री का है। और भारत का क्या है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। ये भारत का लिंग अनुपात इस प्रकार से निकाला जाता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो आपको ये बता दें कि विश्व की 139 कंट्रियों में, 139 कंट्रीज में जो लिंग अनुपात है वो महिलाओं के फेवर में, अर्थात महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। कितनी कंट्रियों में? 139 कंट्रीज। वहीं 72 कंट्रीज में ये अपोजिट है, अर्थात वहां पर मेल्स की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है महिलाओं की तुलनाओं में। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो हमारा लैटविया है, लैटविया में 85 पुरुष हैं 100 स्त्रियों पे, अर्थात लैटविया कंट्री में 100 पुरुष हैं, मतलब 100 स्त्रियां हैं, तब जाके कितने पुरुष हैं? ओनली 85। वहीं यूएई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, यूनाइटेड एमिरेट, उसमें क्या है हमारा कि 311 पुरुष हैं 100 महिलाओं पर, अर्थात वहां पर पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन लाटविया में पुरुषों की संख्या कम है, 100 स्त्रियों में 85 पुरुष हैं। वहीं लाटविया में 100 पुरुषों पे 311 पुरुष हैं, 100 महिलाओं पे 311 पुरुष हैं। ठीक है, बात करते हैं हम विश्व की। तो विश्व में बता दें आपको कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। कुल मिला के मतलब यहाँ पर पुरुषों की संख्या तो ज्यादा दिखाई जा रही है। क्लियर है? आगे हम बात कर रहे हैं एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना। तो आयु संरचना क्या है या एज स्ट्रक्चर क्या होता है? तो याद रखिए दोस्तों, जो एज स्ट्रक्चर है या हमारा आयु संरचना है वो क्या है? विभिन्न आयु वर्गों में लोगों को रख देना, या ठीक है, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम आयु संरचना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज स्ट्रक्चर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज। क्लियर? फिर अगला हमारा है एज सेक्स रेशियो, आयु लिंग पिरामिड क्या होता है? तो देखो दोस्तों, आयु लिंग पिरामिड क्या है कि आयु लिंग पिरामिड में हम विभिन्न आयु वर्गों के स्त्री और पुरुषों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट एज, दैट इज एज सेक्स रेशियो। ठीक है, वही क्या है हमारा? आयु लिंग पिरामिड। महिला और पुरुषों को क्या करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है उनके आयु के हिसाब से। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर
उसके बाद क्या है, इसकी आयु लिंग संरचना के तीन क्या दिए हैं, मेथड्स दिए हैं कि किस प्रकार की कंट्रियों में आयु लिंग संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर 3 है, एक है आपका एक्सपेंडिंग यानी विस्तृत, दूसरा है आपका स्थिर यानी कांस्टेंट, और थर्ड है आपका डिक्लाइन यानी ह्रासमान। इस प्रकार की आयु लिंग संरचना एज सेक्स रेशियो पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा विस्तृत एक्सपेंडिंग वाला, वो नाइजीरिया या बांग्लादेश का एग्जाम्पल है। होता क्या है, देखिए दोस्तों ये आपका फिगर बना हुआ है, इसमें आप देखिए कि जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पर मेल्स को दर्शाया गया है, और जो राइट साइड है उसमें फीमेल्स को दर्शाया गया है। और फिर यहाँ पर जो आप ये नंबर देख रहे हैं क्या है, ये डिफरेंट एज के पीपल्स को दर्शाने का प्रयास दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे नीचे आपका बहुत ज्यादा फैला हुआ है, एक्सपेंड कर रहा है, यही है इसलिए एक्सपेंडेड या विस्तरित। तो नीचे एक्सपेंड का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रजननशीलता है, मतलब फर्टिलिटी है, बहुत ज्यादा हाई है, और बाद में जाके बिल्कुल चिपक जा रहा है, एक त्रिकोण का साइज ले रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। वही जो हमारा दूसरा चित्र है, ये एक घंटी की तरह दिख रहा है। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो हमारी बर्थ रेट है, जो प्रजननशीलता है, जो फर्टिलिटी है, वो उतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन उतनी ज्यादा कम भी नहीं है। साथ ही साथ इसमें क्या है, आगे जाकर ऊपर भी क्या है, एक घंटा घर के टाइप का बना हुआ है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग मर भी नहीं रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारी, इसका मतलब होता है कि जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही आगे तक बने रहते हैं। इस प्रकार से जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो कांस्टेंट है। क्लियर, लेकिन यहाँ तो अचानक से जनसंख्या बढ़ती है लेकिन मर भी जल्दी जाते हैं। लेकिन जो हमारी थर्ड स्टेट है, डिक्लाइन ह्रासमान, ये हमारा एग्जांपल है जापान का। लेकिन जो ये कांस्टेंट वाला ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो जो जापान वाला है उसमें क्या है कि पैदा बहुत कम हो रहे हैं लेकिन मर भी बहुत कम रहे हैं। लेकिन तो जो इस प्रकार का जो इसमें स्ट्रक्चर दे रहे हैं पत्ते टाइप का, तो इसमें क्या है कि पैदा भी कम हो रहा है। तो इससे क्या है कि जो आगे जाके जनसंख्या है वो आपकी क्या हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, मतलब वृद्ध जनसंख्या इसमें ज्यादा पाई जाती है। युवा जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं। ये समस्या है यहाँ पर। क्लियर, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से ये 3 कंट्रीज हैं, आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि क्या है। पहला आपका विस्तृत, जिसमें उच्च प्रजननशीलता है, उच्च मृत्यु दर है। कांस्टेंट मतलब नॉर्मल प्रजननशीलता है, नॉर्मल फर्टिलिटी एंड नॉर्मल मोर्टेलिटी है। मतलब क्या कहेंगे, सामान्य प्रजननशीलता है और सामान्य ही मरने वाले लोगों की संख्या है। लेकिन जो हमारे ये पत्ते टाइप दिख रहा है, इसमें क्या है कि जो फर्टिलिटी है बहुत लो है, साथ में मोर्टिलिटी भी बहुत लो है। इस कारण से इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा लिटरेसी, साक्षरता। तो याद रखिए दोस्तों कि जिसकी भी उम्र 7 वर्ष है और वो एक भाषा पढ़ना लिखना जानता है और समझना जानता है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत मैथ का कैलकुलेशन कर लेता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, साक्षर, लिटरेट कहलाता है। क्लियर। फिर अगला पॉइंट है हमारा ऑक्यूपेशन। तो याद रखिए दोस्तों, ऑक्यूपेशन में सबसे पहले हम चलते हैं कि कार्यशील जनसंख्या कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसायिक संगठन की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग फोर्स क्या है या। ठीक है, तो जिसकी भी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है, 15 टू 59, वो सब क्या है, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर जो हमारी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है उसको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारे प्राइमरी या प्राथमिक सेक्टर। तो इसमें क्या है, जो भी व्यक्ति कृषि कार्यों में लगा हुआ है, प्राथमिक कार्यों में लगा हुआ है, चाहे आपका वो आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, मछली पालन मत्स्य पालन से रिलेटेड हो, ये सारे हमारे क्या प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो ये किससे है, इंडस्ट्री से है। ठीक है, उद्योगों से, विनिर्माण कार्य से। ठीक है, और जो हमारा तृतीय एक्टिविटीज है उसमें क्या है, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान, ये सारे जो आते हैं, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो हमारे तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है क्वार्टनरी सेक्टर, 4th सेक्टर। तो उसमें क्या है, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, जैसे शिक्षा देना हो गया, एजुकेशन, एक टीचर, ये हमारे क्या है 4th स्ट्रक्चर वाले उसमें आ जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं व्यवसायिक के रूप में। ठीक है, क्लियर। और फिर 9th में हमारा पॉइंट है एज पॉपुलेशन, वृद्ध जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जो भी 60 की उम्र के बाद की जो जनसंख्या वो वृद्ध जनसंख्या कहलाती है। और वृद्ध जनसंख्या पे याद रखिए ज्यादातर खर्चा बहुत होता है उनकी बीमारियों के लिए। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए वृद्ध जनसंख्या अच्छी नहीं होती है, बट इट्स ओके। बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले कंट्रीज, जैसा कि हमने जापान में कहा, यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लो फर्टिलिटी है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। ठीक है, अगला है हमारा नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। तो प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। तो देखो, जैसा कि ये जानते हो कि भैया जो महिलाएं हैं उन्हें जन्म से ही ना मतलब बहुत लंबी जिंदगी मिलती है, मतलब वो बहुत मजबूत रहती है, सहनशील। ठीक है, लेकिन तो इसी को क्या कहा गया, प्राकृतिक लाभ, नेचुरल
एडवांटेज, लेकिन इसके बाद लिखा है सोशल डिसएडवांटेज, सामाजिक हानि क्या है। तो सामाजिक हानि ये है कि उन्हें समाज में ना कोई इज्जत नहीं मिलती, उन्हें काम नहीं मिलता है, उनके ऊपर ना हर जगह तिरस्कार मिलता है। तो ये उनकी सामाजिक हानि होती है। जिस प्रकार से उनके जो नेचुरल एडवांटेज है और जो सोशल डिसएडवांटेज है उनको बराबर ला देता है। क्लियर हो गया। सामाजिक लाभ क्या है कि उन्हें जन्म से ही निपुणता मिलती है, वो सहनशील होते हैं, उनके सामाजिक लाभ है। और जो हमारा डिसएडवांटेज है, सामाजिक डिसएडवांटेज ये है कि उन्हें समाज में वो स्तर नहीं मिलता, वो स्टेटस नहीं मिलता जो एक पुरुष को या मील को मिलता है। क्लियर। और लास्ट है हमारा रूरल अर्बन कंपोजिशन, ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है। ठीक है, तो ग्रामीण संगठीय नगर संगठन मतलब ये मानिए कि ग्रामीण क्षेत्र में और अर्बन क्षेत्र में किस प्रकार से महिला और पुरुष रहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हमने एक फिगर बनाया है जिसमें कि क्या है 6 कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें हमको क्या दिखाया गया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की पॉपुलेशन में किसमें, महिलाओं को दर्शाया गया पर हजार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला कंट्री है जिम्बाब्वे, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा, जिम्बाब्वे और नेपाल में जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, मतलब जिम्बाब्वे और नेपाल में जो शहरी पॉपुलेशन है महिलाओं की वो ज्यादा है, बाकी सब में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा पाई जाती हैं। तो जैसा हमारे ये जिम्बाब्वे दिख रहा है, जो ये ब्लैक वाला हमारा ग्रामीण है और जो ब्लू वाला दिख रहा है ये हमारी शहरी पॉपुलेशन है। तो देखिए जिम्बाब्वे में जो महिलाओं की संख्या है वो क्या है, कम है। ठीक है, वहीं कनाडा में महिलाओं की संख्या गाँव में ज्यादा है, बांग्लादेश में भी गाँव में ज्यादा है, नेपाल में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम है, फिनलैंड में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, न्यूजीलैंड में भी महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर आप खत्म होता है कंपोजिशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए, और अगर इस चैप्टर में आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।